कांग्रेस जो है चुनाव में हार का बदला वो सोशल मीडिया हैंडलर्स और पत्रकारों से लेने के मूड में। कांग्रेस को लगता है कि जिन सोशल मीडिया हैंडलर्स और पत्रकारों ने बीजेपी की मदद की है, जो कांग्रेस के अनुसार, तो उनको उनसे निपटने के मूड में कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से दिखाई दे रही है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान युद्ध देखने को मिला। अब जबकि चुनाव खत्म हो गए हैं, कुछ लोग ऐसा मान रहे थे, कुछ लोगों को शायद ये उम्मीद थी कि चुनाव खत्म होंगे तो ये राजनीतिक घमासान भी जो है थम जाएगा, कुछ दिन का युद्ध विराम देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, युद्ध विराम होता दिख नहीं रहा, बल्कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये जो घमासान चल रहा है ये अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है और नेक्स्ट लेवल पर सीधे सीधे पहुंचते हुए दिख भी रहा है। और इस नेक्स्ट लेवल की लड़ाई में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस के जो समर्थक सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं उनके बीच भी ऐसा लगता है एक नई तरह का घमासान देखने को मिलेगा। और सिर्फ सोशल मीडिया हैंडलर्स क्यों, मैं तो ये भी कह रहा हूं कि बहुत संभव है कि अब कांग्रेस जो जिन पत्रकारों को लगातार वो गोदी मीडिया कहती रही है, उन पत्रकारों को भी लगातार जो है निशाना बनाएगी और इसके लिए भी पत्रकारों को भी तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे मैं तमाम कारण बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जो घमासान है, मैं ये कह रहा हूं, ये घमासान जो शालीनता की जो सीमाएं होती हैं उन सीमाओं को भी तोड़ चुका है और जो मर्यादा थोड़ी बहुत होती है, राजनीतिक मर्यादा, जो आंख की शर्म होती है, वो सब भी खत्म हो गई है। अभी देखिए, चुनाव जब खत्म हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली तो इस शपथ ग्रहण समारोह में मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर थोड़ी देर के लिए दिखाई दिए, लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनकी तरफ से कोई भी नहीं आया। यहां तक कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ लेने पर एक ट्वीट करके भी शुभकामनाएं नहीं दी। तो आप समझ सकते हैं कि जो तलखी है वो किस हद तक जो है बढ़ी हुई है और किस हद तक जो है नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री के पद पर ना देखने की जो एक तरह से कहते हैं जो खुंदक थी, एक जो ना देखने की जो एक चाहत थी, वो पूरी तरह से हिलोर मार रही है और वो जो है नफरत की हद तक पहुंच गई है। अब देखिए कि इसके बाद अब क्या हो रहा है। दो घटनाएं हुई जो ये बताती हैं कि कांग्रेस जो है चुनाव में हार का बदला वो सोशल मीडिया हैंडलर्स और पत्रकारों से लेने के मूड में। कांग्रेस को लगता है कि जिन सोशल मीडिया हैंडलर्स और पत्रकारों ने बीजेपी की मदद की है, जो कांग्रेस के अनुसार, तो उनको उनसे निपटने के मूड में कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से दिखाई दे रही है। दो घटनाएं इस संदर्भ में मैं बताता हूं। पहली घटना रजत शर्मा के साथ हुई। इतने बड़े पत्रकार, एक टेलीविजन चैनल के मालिक, उनके साथ हुई। उनको लेकर यह कह दिया गया कि भाई उन्होंने रागिनी नायक को गाली दी है। लेकिन रजत शर्मा कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, इसीलिए रजत शर्मा के ऊपर जब इल्जाम लगाया गया तो बाकायदा इंडिया टीवी ने रजत शर्मा की तरफ से एक जो है नोटिस दिया और अब यह मामला अदालत में पहुंच गया। बाकायदा रजत शर्मा ने डेफेमेशन केस कर दिया है। तो वो रजत शर्मा है, रजत शर्मा जानते हैं, उनके पास इतना बड़ा चैनल है, उनके पास तमाम तरह के संसाधन है, वो इन सब चीजों से निपट सकते हैं। कांग्रेस की वो धौंस में मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। लेकिन चुनौती जो है वो छोटे पत्रकारों के लिए, जो आम पत्रकार है, मामूली पत्रकार हैं, उनके लिए, और दूसरी तरफ जो है कुछ सोशल मीडिया हैंडलर्स, उनके लिए है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस उनके ऊपर प्रहार करने के मूड में है और प्रहार करने के लिए कांग्रेस की तरफ से मेरे पास जो जानकारी है, जो मुझे कुछ जानकारी मिले, उसके अनुसार कांग्रेस और कांग्रेस के जो समर्थक, जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, उन्होंने इसकी पूरी लिस्ट तैयार कर ली है कि कैसे एक एक करके इन लोगों को निशाना बनाना है। अब इससे पहले मैं इस बात को आपको विस्तार से बताऊं, मैं ये भी आपको बता दूं कि कांग्रेस को और कांग्रेस का सोशल मीडिया हैंडलर्स और कांग्रेस की जो पूरा इकोसिस्टम था, उसको इस चुनाव में जो है एक बड़ी जीत मिली है। बड़ी जीत इस सेंस में मिली है, हालांकि कांग्रेस अभी भी 99 पे लटक गई, लेकिन इनको जो है राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने में एक नेता के तौर पर, और दूसरी तरफ जो है बीजेपी को 300 सीट से कम पे रोकने में,
और कांग्रेस को 50 सीट से आगे बढ़ा करके 99 सीट पे लाने में, इसमें ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस का जो सोशल मीडिया जो टीम थी उसका और कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, कांग्रेस ने जिस तरह से जो यूट्यूबर्स के साथ जो है एक कोलैबोरेशन किया, और इसके बारे में यह भी बताया जा रहा है इसमें फॉरेन फंडिंग हुई, इसमें विदेशी ताकतों ने सपोर्ट किया, यूट्यूब जो है उसके ऊपर भी कई तरह के आरोप लगे हैं, एआई जो जनरेटेड चीजें हैं उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो जो कांग्रेस के जो समर्थक सोशल मीडिया हैंडलर्स थे, जो यूट्यूबर्स थे, उनका कंटेंट जो है बहुत शानदार था, ये तो नहीं हम पूरी तरह से कह सकते, लेकिन हाँ उनको सपोर्ट बड़ा जबरदस्त था और यूट्यूब की तरफ से इनको प्रमोशन मिल रहा था। तो ये सब कुछ होते हुए जो भी चुनाव नतीजे आए, उन चुनाव नतीजों में कांग्रेस और उनके समर्थकों को लगता है कि सोशल मीडिया हैंडलर्स, यूट्यूबर्स, इन सबकी बड़ी भूमिका रही। इसीलिए राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान भी इन तमाम सोशल मीडिया हैंडलर्स से और ये जो कांग्रेस इकोसिस्टम के जो पत्रकार हैं, उनको, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनको काफी समय दिया, उनके साथ एक एक करके संवाद किया, लंबा समय उनको दिया, और चुनाव के बाद भी वो इन लोगों से लगातार मिले उनको शुक्रिया कहने के लिए। तो ये तो चुनाव तक की बात हुई। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं कि अब मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार ये जो पूरे कांग्रेस इकोसिस्टम का जो सोशल मीडिया है, उन लोगों ने बाकायदा जो बीजेपी समर्थक, जो राइट विंगर्स हैं, जो पत्रकार हैं, जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनकी एक लिस्ट बना ली है। और जिन लोगों की लिस्ट बनाई है उनकी मैन टू मैन मार्किंग की जा रही है। मैन टू मैन मार्किंग समझते हैं? मैन टू मैन मार्किंग जो है वो हॉकी में और फुटबॉल के जैसे खेलों में मैन टू मैन मार्किंग जो है वो होती है। अब इसमें क्या होता है मैन टू मैन मार्किंग? मैन टू मैन मार्किंग में होता है कि एक हर खिलाड़ी के पीछे एक खिलाड़ी लगा दिया जाता है। यानी हॉकी में क्या होता है कि अच्छा ये फलाना खिलाड़ी है, इसके पीछे हम अपना खिलाड़ी ये लगा देंगे, इसके पीछे ये लगा देंगे, इसके पीछे ये लगा देंगे, ताकि वो कोई भी मूव करे तो उसके मूव को असफल करना है, गोल नहीं करने देना। तो मैन टू मैन मार्किंग इस तरह से होती है। तो इसी तरह से खबरें ये आ रही हैं कि मैन टू मैन मार्किंग कर दी गई है जो बीजेपी और राइट विंगर जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं और जो यूट्यूबर्स हैं उनकी, और उनकी कोई भी गलती होती है तो उनको कैसे पकड़ा जाए, कैसे उनकी कोई चीज, ऐसी कोई चीज पकड़ लिया जाए जिसके आधार पर जो है उनके खिलाफ जो है केस कर दिया जाए, उनको जेल में पहुंचा दिया जाए। राज्य सरकारों की इसमें भूमिका होगी कि कहीं अगर केस ऐसा है जिसमें कि किसी राज्य सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें इंडिया अलायंस के राज्य सरकार है, तो वहां से उस सोशल मीडिया हैंडलर्स को गिरफ्तार कर लिया जाए, उठा लिया जाए। ये कोई नई चीज नहीं हो रही है, हालांकि इससे पहले भी हुआ है। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि चुनाव से पहले 14 पत्रकारों को, 14 एंकर्स को जो है पहले बैन कर दिया गया। कांग्रेस ने कहा हम इनको बैन कर देंगे, उनके बाकायदा लिस्ट जारी कर दी। इससे पहले जो है कई पत्रकार, जिसमें रोहित रंजन जैसे पत्रकार थे और इसके अलावा अमन चोपड़ा जो पत्रकार थे, उनके घर पर जो है राजस्थान की पुलिस भेजी गई थी उनको गिरफ्तार करने के लिए। ये सब चीजें जो है पहले भी चल रही थी। अब जो है यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया हैंडलर्स की लिस्ट बनाकर इनको मैन टू मैन मार्किंग करके इनको फंसाने की तैयारी है, इनको किसी न किसी चीज में ट्रैप करने की तैयारी है, ताकि ये आवाज जो है आवाजें बंद हो जाएं। अब इसको क्या कहेंगे? ये क्या है जो कांग्रेस जो है अभिव्यक्ति की आजादी की बात करती है, जो कांग्रेस ये कहती है कि मीडिया की आजादी होनी चाहिए, और नरेंद्र मोदी ने मीडिया की आजादी छीन ली। नरेंद्र मोदी के शासन में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, मीडिया को आजादी नहीं है। अब वो कैसे इन आवाजों को दबाना है, इसको लेकर के बाकायदा साजिशें रच रही है, प्लानिंग कर रही है। और इसका पहला जो शिकार है वो बिफिटिंग फैक्ट्स नाम का एक एक्स पे, ट्विटर जो जिसको कहते हैं, उस एक्स पर एक जो हैंडल है, वो हैंडल इसका शिकार हो चुका है। ये जो बिफिटिंग फैक्ट्स नाम का जो एक एक्स का हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है, इन्होंने एक रिपोर्ट की थी। इन्होंने एक ऐसी खबर केसी वेणुगोपालन जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं उनको लेकर चलाई कि किसी रेस्टोरेंट में कहीं जगह पर ये केसी वेणुगोपालन गए थे और वहां इन्होंने ब्लैक कॉफी पी। तो बिफिटिंग फैक्ट्स की तरफ से कहा गया कि ये जो ब्लैक कॉफी थी, दरअसल इसमें ब्लैक कॉफी के नाम पर जो है ये अल्कोहल जो है वो कोई मादक पदार्थ या शराब पी रहे थे, ऐसा करके जो है बिफिटिंग फैक्ट की तरफ से कोई ट्वीट किया गया था। अब इस ट्वीट को लेकर कांग्रेस ने न सिर्फ तेलंगाना में इस ट्वीट के खिलाफ इसे फेक न्यूज बताते हुए इसके खिलाफ जो है एफआईआर कर दी है, बल्कि साथ साथ कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बिफिटिंग फैक्ट्स का जो है उसका नाम लेते हुए उसके ऊपर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाते हुए सीधा जो है ये ट्वीट भी किया गया कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। अब इसके क्या मायने? देखिए, ये जो है ये पूरी चीज है। अब इसमें
इसको इसको प्रूव करना बिफिटिंग फैक्ट्स के लिए जो है इसको प्रूव करना, ये बिल्कुल असंभव जैसी बात है। क्योंकि वो जो कॉफी में क्या था, ब्लैक कॉफी थी क्या था, इसको अब प्रूव कैसे करोगे आप? इसको प्रूव करने के लिए आपके पास कोई भी जरिया नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है कि जिसने पी होगी वो नहीं बताएगा, जिसने पिलाई होगी वो नहीं बताएगा, और वो तो जो जो कुछ भी था, वो कॉफी अगर हो तो वो तो खत्म हो चुकी है। तो इस तरह का आरोप को, वो फेक न्यूज थी नहीं थी, इसको साबित करना जो है बिफिटिंग फैक्ट्स के लिए जो है वो लगभग असंभव सी बात है। और वो भी मुकाबला जब कांग्रेस जैसी पार्टी से हो, कांग्रेस जिसकी कई राज्यों में सरकारें हैं, और तेलंगाना में बाकायदा जो है आप जानते हैं कांग्रेस की सरकार है, तो वहां पर इस तरह के रिपोर्ट लिख देना और वहां पे इस तरह की चीज करना, ये जो है एक सीधा सीधा डराने की, ये सीधा सीधा जो है चुप कराने की एक कोशिश है। लेकिन इसमें अच्छी बात भी है, क्योंकि जब भी ऐसा किसी के साथ होगा, कांग्रेस जैसी पार्टी से लड़ना किसी एक छोटे से हैंडल के लिए, किसी एक छोटे से पत्रकार के लिए, वो बड़ी असंभव सी बात होगी। तो वो उसको चुप रहना पड़ेगा, और होगा क्या कि वो लिखना बंद कर देगा डर के मारे। बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे, डर के मारे लिखना बंद कर देंगे, और अभिव्यक्ति की आजादी की जीत हो जाएगी, जिंदाबाद हो जाएगी कांग्रेस के हिसाब से। लेकिन अच्छी बात यह है कि पहली बार बीजेपी ने एक सेंसिबल कदम उठाया। मैं पहली बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी से तमाम सोशल मीडिया हैंडलर्स, यूट्यूबर्स को शिकायत रहती थी, और ये चुनाव में तो बहुत थी कि उनकी तरफ से कोई हेल्प नहीं की गई। जहां ये बात सभी लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं कि जहां कांग्रेस के यूट्यूबर्स को, कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडलर्स को लगातार आर्थिक रूप से मदद होती रही, बड़ा उनको अमाउंट मिलता रहा, बड़ा उनको जो है उनको रिकॉग्निशन मिलता रहा, उसी तरफ बीजेपी के लिए जो राइट विंगर कर रहे थे उनको कुछ नहीं मिला। ऐसी शिकायतें और ऐसी चीजें तमाम आम आपको सुनने को मिलेंगी, दिल्ली के आप गलियारों में निकल जाइए। अब तो ऐसे में मैंने इसलिए कहा कि पहली बार बीजेपी ने थोड़ा सा सेंसिबल काम किया है। तेलंगाना बीजेपी की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है कि इस मामले में हम केस लड़ेंगे, बिफिटिंग फैक्ट्स की तरफ से हम इसका केस लड़ेंगे और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो इससे जो है कम से कम जो ऐसे सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं उनको ताकत मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब अगर बीजेपी और कांग्रेस जो है इस मामले को अदालत में लड़ेंगे तो बीजेपी के पास भी ताकत है, बीजेपी के पास भी वकील हैं, तो ये लड़ाई जो है अच्छी हो जाएगी, और कम से कम ये जो सोशल मीडिया हैंडल हैं इनको कम से कम सुविधा होगी। इनका जो आवाज दबाने की, गला दबाने की जो कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है, वो शायद नहीं हो पाएगी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी ने पहली बार एक सेंसिबल कदम उठाया। आगे आने वाले दिनों में क्या होगा मैं नहीं जानता। जैसा मैंने कहा कि ये संकेत साफ तौर पर है कि ये लड़ाई अब नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई है, और अब ये सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान नहीं, बल्कि राइट विंग और लेफ्ट विंग के जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनके बीच भी भयंकर घमासान देखने को मिलेगा। अब इस कहानी का एक पक्ष और भी है। ये सोशल मीडिया पर सब लोग कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस इस तरह से कर रही है तो बीजेपी की तरफ से क्यों नहीं जो फेक न्यूज फैलाने वाले, ये जो लेफ्ट इकोसिस्टम के, कांग्रेस इकोसिस्टम से जुड़े लोग हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती। अब ये देखिए, एक जो है ट्वीट किया गया कि कांग्रेस सपोर्टर्स की, समर्थकों की तरफ से किया गया। इसमें सीधा सीधा ये लिखा गया कि जो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हैं वो इसमें जो है वो तंबाकू खैनी खा रहे हैं, जबकि ये तंबाकू खैनी नहीं खा रहे, बल्कि एक योग मुद्रा के ऊपर चर्चा हो रही थी। इसी तरह से सब लोग, सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस तो लगातार इतनी फेक न्यूज फैलाती है। कांग्रेस ने तो पूरे चुनाव में जो गारंटी कार्ड का जो एक पूरा लोगों को कार्ड बांट दिए, फेक न्यूज जो करी, जिस तरह से लोगों को झूठ बोला, उसके ऊपर बीजेपी क्यों नहीं आक्रामक होती, और बीजेपी इस तरह की फेक न्यूज फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। इस पूरे कहानी का, इस पूरे जो वॉर का, इसका एक पक्ष ये भी है जिसको लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल तो मैं ये कहूंगा कि इसमें जो कांग्रेस इकोसिस्टम से जुड़े जो लोग हैं उनका पलड़ा भारी दिखाई देता है। अब देखना यह है कि बीजेपी इस मामले में क्या करती है, और ये जो यूट्यूबर्स हैं, जो राइट विंग के यूट्यूबर्स बताए जाते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स बताए जाते हैं, इनके लिए कैसे बीजेपी आवाज बनती है, कैसे इनकी ताकत बनती है, ये एक देखने वाली दिलचस्प बात रहेगी। और अगर बीजेपी ताकत नहीं बनी इन लोगों के लिए, तो इतना तय है कि कांग्रेस से लड़ना, कम से कम इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से, इतने बड़े सिस्टम से, जिसके पीछे जो है विदेशी फंडिंग है, जिसके पीछे जॉर्ज सोरोस हो, जिसके पीछे ओपन सोसाइटी हो, उससे लड़ना जो है इन ये जो राइट विंगर, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, इन इतनी बड़ी
सिस्टम से, इतने बड़े इकोसिस्टम से लड़ना इनके बस की बात नहीं है। ये हम चुनाव में भी देख चुके हैं। इसलिए इस मामले में बीजेपी को गंभीरता से सोचना होगा, गंभीरता से कोई कदम उठाना होगा। पहला कदम उठा लिया, ये अच्छी बात है। आगे लड़ाई कहां जाती है ये देखते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।